Hello, good evening class. So this is the sixth lecture in the series Bridge Course, which is being conducted for the 10th to 11th moving students. Okay. Previously, in the previous lecture, we have discussed about the structure of nucleus, nuclear membrane, and some little topic about the little thing about the chromosomes and DNA. ठीक है ना, अपन ने न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बारे में बात करी थी, डीएनए डिस्कस किया था, क्रोमोसोम डिस्कस किया था अपन ने. ठीक है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है ये अपन ने बात करी थी. ठीक है ना, क्लियर है, रिमेंबर है सबको, याद है सबको. चलिए देखिए, फिर उसके बाद देखो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, याद है ना सबको. ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो इसलिए जब अपन उसको माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं तो वो अपन को एज ए रफ सरफेस अपन को दिखाई देती है, उबड़ खबड़ रफ सरफेस. ठीक है, राइबोसोम की वजह से. और अब देखो जो राइबोसोम होते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है, जितना भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो सब राइबोसोम होता है. दैट्स व्हाई RER इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. क्लियर है आप तक सबको. फिर देखो नेक्स्ट SER की अपन ने बात करी थी कि SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जिसकी सरफेस स्मूथ होती है. ठीक है, स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं है. ठीक है, तो राइबोसोम नहीं है तो वो सरफेस अपन को व्यू जब अपन व्यू करते हैं तब अपन को स्मूथ दिखाई देती है. अब देखो SER किससे रिलेटेड है, SER इज रिलेटेड विद द रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ठीक है ना, क्लियर है, SER इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ठीक है, क्लियर है. फिर देखो SER जो है आल्सो इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अपन ने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है. ठीक है, तो उसमें जो लिपिड पार्ट है वो कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, SER में. ठीक है ना, क्लियर है. चलिए देखें, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया ऑर्गेनल अपन देखेंगे. ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट अपना ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडीज. ठीक है ना, क्लियर है, गोल्जी बॉडीज. अब देखो तो फर्स्ट बात यह थी कि गोल्जी बॉडी, देखो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी थी. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जस्ट जो गोल्जी बॉडी ये उससे कनेक्टेड होती है. ठीक है ना, ये सब पॉइंट अभी अपन लिख लेंगे. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है गोल्जी, मतलब देखो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं पोर्स. ठीक है, उन पोर्स से कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर जो है नेक्स्ट कनेक्टेड होता है गोल्जी बॉडी. देखिए जब अपन हायर क्लास में जाएंगे तब अपन पढ़ेंगे कि देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह जो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं बेसिकली ये सब एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. ये सब एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है ना, ये सारे के सारे पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के. क्लियर है, समझ में आ रहा सबको. ठीक है ना, अब देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नेक्स्ट जो कनेक्टेड होते हैं गोल्जी बॉडी. ठीक है, एक बार देखो अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो देखो यहाँ तक तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था. देखो यहाँ तक तो अपन स्ट्रक्चर देख चुके थे. ठीक है, सपोज जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और देखो यहाँ से क्या कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो इस तरीके से. ठीक है ना, यहाँ तक तो अपन ने बात करी थी. अब देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट गोल्जी बॉडी की. तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है. देखो ये अपन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करी थी. ठीक है ना, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर पोर. ठीक है, अभी इनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन इनके बारे में पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर, उनसे कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है ना, क्लियर है.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे जो अपना पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज गोल्जी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। क्लियर सबको, समझ में आया सबको, ठीक है ना। अभी अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या क्या होता है, फिलहाल ये स्ट्रक्चर है। अब चलो, ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात करी थी, ठीक है, एक वो एर्गोनल है। अब देखो गोल्जी बॉडी में जो गोल्जी है, पहली बात तो गोल्जी का क्या मीनिंग हुआ है, गोल्जी का मीनिंग क्या है, तो देखो एज सच गोल्जी का कोई मीनिंग नहीं है। गोल्जी जो है बेसिकली उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। किसने डिस्कवरी करी थी, कमिलो गोल्जी ने, ठीक है, कमिलो गोल्जी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे अपन इसको इसका जो नाम अपन ने उन्हीं के नाम पे दे रखा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा डिस्कवर्ड बाय कमिलो गोल्जी, ठीक है ना, कमिलो गोल्जी। क्लियर है, तो इन्हीं के नाम पे जो है अपन इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो जो गोल्जी बॉडी होती है, बेसिकली गोल्जी बॉडी होती क्या है, इट इज़ ये मतलब एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जो कि अरेंज होती है एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में अरेंज होती है और पैरेलली, देखो पैरेलली अरेंज होते हैं। देखो गोल्जी बॉडी देखो क्या होता है, बेसिकली ये एक सिस्टम है जिसमें पैरेलली इस तरीके से जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पैरेलली अरेंज है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है ना, और ये पैरेलली अरेंज है। इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, सिस्टर्न्स, ठीक है ना। क्लियर है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो अ सिस्टम ऑफ membrane bound वेसिकल्स, इसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ओके। अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड approximately parallel to each other in a stack called cisterns, ठीक है, सिस्टर्न, ठीक है। तो देखो क्या बात बोली अपन ने, गोल्जी बॉडी बेसिकली है क्या, ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का जो कि अप्रोक्सीमेटली पैरेलली अरेंज है, ठीक है ना। ये एक स्टैक में, स्टैक का मतलब होता है जैसे कॉइन्स होते हैं, ठीक है, तो कॉइन्स को अगर अपन एक के ऊपर एक रखेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैक, है ना। कॉइन्स एक कॉइन रखा, फिर दूसरा कॉइन रखा, तो ऐसे करके जो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैक, ठीक है। इस तरीके से गोल्जी बॉडी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर एक, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्न, ठीक है ना। क्लियर है सबको, डेफिनेशन क्लियर है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्न। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑफ्टन हैव कनेक्शंस with the ER, mostly RER। देखो ये यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो बिल्कुल आइसोलेटेड होकर अलग से वर्क करता है, ऐसी बात नहीं है। सेम वैसे ही अगर गोल्जी बॉडी की बात करें तो ये भी ऐसा नहीं कि अलग से बिल्कुल आइसोलेटेड होकर ये अपना अलग वर्क कर रहा है, ये सब साथ में कनेक्टेड है, ठीक है ना। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनके कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन रहते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अभी अपन देखेंगे इसका जो रोल है, जब अपन को समझ में आएगा तो अपन। हेलो, गुड इवनिंग क्लास. So this is the 7th lecture of the series bridge course which is being conducted for you students, 10 to 11 moving students. ठीक है. In the previous lecture we have seen two topics which were, first was the endoplasmic reticulum and the second was Golgi body. ठीक है ना. एक बार फटाफट से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे, अपन इसको फटाफट से देख लेते हैं. ठीक है ना, ताकि अपन जो स्टूडेंट्स शायद फर्स्ट टाइम अगर इसे देख रहे हैं तो उन्हें एक बार वापस जाके आप देख सकते हो. प्रीवियस लेक्चर जो है इसी वेबसाइट पे आप इसे देख सकते हो. ठीक है ना, क्लियर है. तो देखो अपन ने बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. ठीक है, फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर पोर. ठीक है ना, न्यूक्लियर पोर से कनेक्टेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकेंड थिंग, ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब एक इस तरीके से पैरेलली अरेंज होते हैं. ठीक है, सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरेलली अरेंज होते हैं. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज RER एंड अनदर वन इज SER. ठीक है, ये जो अपन ने डिवीजन किया, ये अपन इसका इस डिवीजन का बेसिस है कि देखो जब अपन माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं तो एक अपन को ऐसा पोर्शन नजर आता है जहाँ पे सरफेस रफ है. ठीक है ना, उबड़ खाबड़ है, और एक अपन को ऐसी सरफेस नजर आती है जहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है. ठीक है, तो रफ सरफेस को अपन ने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ वाले को अपन ने बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है ना, ये दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए. RER is associated with the formation of proteins because on the surface of RER there are present ribosomes which are the protein factories. ठीक है ना, क्लियर है सबको. ओवरऑल RER is responsible for the formation of protein. Next, SER is responsible for the formation of oils and lipids. ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको. SER is responsible for the formation of oils and lipids. ठीक है ना, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट अपन ने बात करी थी गोल्जी बॉडी की. ठीक है, गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने करी थी, जिसके नाम पे गोल्जी बॉडी जो अपन ने नेम रखा है. ठीक है ना. सेकंड बात करें तो देखो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी डिस्क से स्ट्रक्चर होता है, और देखो ये कनेक्टेड होता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. इसके कनेक्शंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है ना. बेसिक इसका देखो इसका सिस फेज होता है और ट्रांस फेज होता है. सिस फेज होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेज इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक. नेक्स्ट बात देखो, गोल्जी बॉडी का जो मेन आपको ध्यान रखना है that it is responsible for the storage, modification and packaging of products which are synthesized near the endoplasmic reticulum. ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहे हैं तो गोल्जी बॉडी में उसका पैकेजिंग होती है ताकि उसको ट्रांसपोर्ट कर सके टारगेट टिश्यू तक, टारगेट सेल तक, जो कि इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है. ठीक है, तो वहां पे उसका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए बिना डिग्रेड हुए हुए. ठीक है ना, क्लियर है. किसी भी मटेरियल को अपन पैक करेंगे तब उसको अपन प्रॉपर सेंड कर सकते हैं ना किसी जगह पे. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, क्लियर है. तो देखो यहाँ पे अपना जो है गोल्जी बॉडी कंप्लीट हो चुका है. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, ओके, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया. 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 ठीक है ना, ठीक है. तो देखो सबसे पहले अपन एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करते हैं. देखिए 2 मिनट अपन एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखो सपोज ठीक है, अगर अपन देखो सेल में अगर अपन देखेंगे तो अपन को कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होगा. ठीक है ना, क्लियर सबको. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, क्लियर सबको. अब देखो तो जो कुछ भी है सब इसके अंदर है. अब अपन इसको कैसे व्यू करेंगे? तो चलो एक काम करते हैं, अपन इसकी सरफेस जो है उसको कट कर देते हैं. ठीक है ना, यहाँ से अपन इसको सरफेस को कट कर देते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ से अपन इसको कट कर दिया. ठीक है, देखो
ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, देखो वही जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया था अपन ने उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसको कट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ठीक है, क्लियर सबको? सो इट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, क्लियर है माइटोकॉन्ड्रिया? चलिए, तो देखो एक ओवरऑल अगर अपन बात करें तो देखो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना, क्लियर है सबको? ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो तो हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास सब वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। बेसिकली अपन ने क्या बात करी थी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दैट यूकैरियोट्स हैव सम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके, एंड प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन वही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा था न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। फिर उसकी बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थे, लेकिन अब ध्यान रखो, अब देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कौन सा होता है? ध्यान रखना राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्लियर है। तो राइबोसोम अपन ने बात करी थी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, आर के ऊपर, तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये बात ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास 3 ऐसे ऑर्गेनल आएंगे जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 आ चुके हैं, तीसरा एक और अगले मतलब बाद में आएगा, ठीक है ना, क्लियर है सबको। 3 टोटल हमारे पास मेम्ब्रेन है जो कि कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हो गया न्यूक्लियस, सेकंड हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड वन विल कम लेटर, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चले तो देखो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन कैसे होगी? देखो ये होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो है इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन, देखो ये मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन, इसको आप समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। ये इसके, ये आप जो है ये इस तरीके से देख रहे हो आप, ठीक है ना, और ये इसके अंदर है, मतलब इस तरीके से मैंने इसको खोल रखा है और ये इसके आप अंदर देख रहे हो, ठीक है, ये आपको बाहर की सरफेस दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर इसको अपन पैक कर देंगे पूरा, ये अपन ने कट किया है, ठीक है ना, अगर अपन इसको पैक करते तो मैं पूरा इस तरीके से बना देता, समझ में आ रहा है सबको। ये आप बाहर की सरफेस देख रहे हो और ये इसके अंदर को जो है अपन ने कट करके सरफेस है, ठीक है। तो ये वाली होगी इसकी एक्सटर्नल सरफेस,
इसको अपन बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, अब देखो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज porous, porous while inner membrane is highly folded, into structures called क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी, ठीक है ना। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन भी और ये क्रिस्टी भी है, ठीक है। देखो समझते हैं चीज को, अपन क्या बात कर रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसकी दो मेम्ब्रेन है, क्लियर यहां तक। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन तो ठीक है, ये तो नॉर्मल एक कवरिंग दे रही है उसको, इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी, इनर मेम्ब्रेन ने क्या कर लिए, फोल्ड बना लिए, डीप फोल्ड बना रखे हैं, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड, ठीक है, हाईली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। अब देखो क्रिस्टी क्या होता है, बेसिकली क्रिस्टी का मतलब होता है रिज, रिज, ठीक है ना, रिज होता है ना, रिज होते हैं, क्रस्ट होते हैं, उठार होता है, ठीक है, इस तरीके से उठार होता है ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, उठार होता है, अपन बोलते हैं रिज, रिज, ठीक है। तो क्रिस्टी का मतलब क्या होता है, रिज, ठीक है। तो अब देखो जो आउटर मेम्ब्रेन तो ठीक है, एक कैप्सूल एक स्ट्रक्चर एक फॉर्म कर रही है, एक उसको कवरिंग दे रही है, मगर जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन एक डीपली फोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्टी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बात ये आती है कि ये जो इतना हाईली फोल्ड स्ट्रक्चर ये क्यों है, मतलब इसका क्या रीजन है, ठीक है, क्लियर सबको। देखो बेसिकली देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप पढ़ चुके हो, अभी अपन लिखेंगे उस सब चीजों को। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए आप सब जानते हो ये बात, आप मतलब कोई भी किसी भी पर्सन से पूछो ना, कोई भी पर्सन हो, भले वो किसी भी फील्ड का हो, उससे कभी कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया इज, आगे वो अपने आप बोल देता है, आगे सेंटेंस वो अपने आप क्लियर कर देता है, आप सबको पता ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, क्लियर सबको, ये बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी है, जैसे इसको मतलब कुछ ही बोला ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो वो बोलता है सर पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, ये बात तो बचपन मतलब सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपन ये जानते हैं कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड विद द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड विद द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए देखो केमिकल रिएक्शन चलती है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है सबको। इसके अंदर क्या चलती है, केमिकल रिएक्शन चलती है, कौन सी केमिकल रिएक्शन, एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन चलती है कुछ, ठीक है ना, वो हमारे हायर क्लास में आएगा, बट फिलहाल के लिए समझ लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेसिकली इसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन चलती है, ठीक है। उन केमिकल रिएक्शन को चलने के लिए सरफेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, हवा में थोड़ी ना चलेगी वो, क्लियर, उनको सरफेस की भी जरूरत पड़ती है ना। इसलिए सरफेस को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर सबको समझ में आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर है सबको। तो इसलिए अब देखो अगर ये प्लेन होती तो सरफेस एरिया बहुत कम होता, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, अगर ये प्लेन होती तो सरफेस एरिया बहुत कम होता, तो हो सकता है कि एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी प्रोडक्शन कम होता, जितना हो सकता मतलब जितना होता है उससे काफी जो है कम होता, समझ में आ रहा है। इसलिए जो है इनर सरफेस जो है इसलिए फोल्ड होती है, इसलिए वो क्रिस्टी फॉर्म करती है, ताकि उनको क्या मिल जाए, प्रॉपर एक सरफेस एरिया मिल जाए। बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है। जब इस तरीके से फोल्ड होते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है, क्लियरली सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्यों फोल्ड हुए, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाना है,
क्यों सरफेस एरिया को बढ़ाना है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन चलती है, तो उनको मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी चलने के लिए जो है हमको ज़्यादा रिएक्शन करनी है, ज़्यादा रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। सरफेस एरिया को कैसे बढ़ाए? फोल्ड कर दो उसको, इनर मेम्ब्रेन को इस तरीके से फोल्ड स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? देखो इनर मेम्ब्रेन is highly folded to increase the surface area for ATP generating chemical reactions। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंपल से पॉइंट है। ठीक है ना, अपन ने 3 पॉइंट बात करे। पहली बात अपन ने द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। सेकंड थिंग, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। व्हाई डीपली फोल्डेड? बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस और एटीपी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस occur on the surface of Christie or the inner membrane. So that's why to increase the surface area or to increase the overall performance of the energy producing reactions, that's why the inner membrane is folded into structures called Christie। ठीक है ना, सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आया सबको? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब देखो फोर्थ पॉइंट भी लिख लेते हैं, वेरी सिंपल पॉइंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है ना, ये तो अपन सब जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखो फिर देखो इसका जो सेंटर होता है, द क्रिस्टी आर embedded into central region called matrix। ठीक है, तो इसका ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया ना सबको? मैट्रिक्स क्या है? ये जो अंदर वाला बीच वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट। ठीक है, सिंपल से पॉइंट आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, क्लियर है ना? नेक्स्ट, ऑल द एनर्जी producing reactions occur in the matrix। ठीक है ना, क्लियर है? देखो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शन होती है ना, देखो दो चीजें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये अभी अपन ने मतलब है ना, देखो ये आपके हायर क्लास में आएगा, इसका कुछ पोर्शन जो आपके हायर क्लास में आएगा, अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पर फिर भी अपन इसको देखो समझने की कोशिश करेंगे। जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जो मेन रिएक्शन है ना, मेन रिएक्शन, वो रिएक्शन तो कहाँ चलती है? मैट्रिक्स में। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ना, जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे चलती है एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी अपन बात करेंगे एटीपी की, अभी अपन बात करेंगे, तो जो इसमें मेन जो एनर्जी बन रही है ना, एनर्जी बन रही है मतलब जो कंपाउंड बन रहा है, फिर उससे जो एनर्जी बन रही है मतलब एटीपी जो बन रहा है। ठीक है ना, मेन एटीपी प्रोड्यूसिंग जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं सरफेस में, वो इस मतलब मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? जो मेन एटीपी को जो बना रहा है ना, मेन एटीपी को जो बना रहा है वो कहाँ होते हैं? इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट जो एंजाइम मतलब जो रिएक्शन चल रही होती है, रिएक्शन यहाँ पे चलती है, तो उस रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं और एनर्जी बनती है, और वो प्रोडक्ट फिर जाके मेन यहाँ पे इसमें क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। ठीक है ना, एक और बात देखो, इसको अपन क्या बोलेंगे?
इसको अपन बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है ना। ये अपना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना। ऑल द एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस अकर इन द मैट्रिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। 7 पॉइंट, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय oxidation, energy is produced by oxidation in the form of chemical energy, ठीक है। देखो अपन जब है ना डाइजेशन की अपन बात करते हैं तो देखो जितना भी जो अपन फूड खा रहे हैं ना, बेसिकली इस फूड के अंदर क्या स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है ना इस फूड के अंदर, ठीक है, क्लियर है। जो भी अपन फूड खा रहे हैं बेसिकली अपन बोलते हैं ना सिंपल टर्म में कि देखो एनर्जी मिलती है, फूड खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो देखो ये जो फूड है बेसिकली इस फूड के अंदर एनर्जी तो है, पर कौन सी एनर्जी, मतलब एनर्जी की कौन सी फॉर्म है। एनर्जी तो बहुत सारी होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, विंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो कौन सी एनर्जी होती है, बेसिकली फूड इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। फूड में क्या है, बेसिकली केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो वही जो हमारे अंदर जो है, मतलब जो फूड है बेसिकली, ठीक है, अपन उसको जो डाइजेशन जो अपन ने करना था वो कर लिया, फिर उससे सिंपल मोलिक्यूल अपन को मिलेंगे, फिर उनका प्रॉपर ऑक्सीडेशन करके, मतलब ऑक्सीडेशन आप जैसे आप, ठीक है, आपके जो 11th क्लास वगैरह में आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, केमिकल ऑक्सीडेशन होगा और फिर ऐसे कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना, जिससे अपन को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी। वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है आपके, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो वो कंपाउंड जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, एज ए मतलब केमिकल एनर्जी फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है ना, क्लियर है। देखो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड as energy is produced as ATP, ठीक है ना, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज ATP, ठीक है। तो देखो जो मेन अपन को जो यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से जो मेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, वो एक्चुअल में ATP प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अभी अपन ATP के बारे में पूरी बात करेंगे, फिलहाल देखो अपन समझते हैं। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विच इज ATP, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे एक बात ये आती है कि देखो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट हो कि सर माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है हमें समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, ATP देता है हमको, ठीक है, ये यूकैरियोट सेल में है, ये एनर्जी देता है, क्लियर है, चलो यहाँ तक समझ में आया। तो फिर प्रोकैरियोट सेल का क्या, प्रोकैरियोट सेल का क्या, प्रोकैरियोट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो फिर वहां पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वो क्या वो जिंदा नहीं है, फिर वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं फिर, ठीक है। इसको भी मैं अभी एड्रेस करूंगा इस चीज को भी, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। ये भी अभी अपन बात करेंगे, इस चीज की अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले अपन एक बार ATP की बात कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालना आप ATP, ठीक है, ATP समझ में आ रहा सबको, ठीक है। एक काम करो इसको आप यहाँ पे डालो, ठीक है ना, ATP, ठीक है। फर्स्ट थिंग ATP क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना, क्लियर है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। देखो एक सिंपल टर्म में आपको समझा रहा हूं मैं, कुछ नहीं, सिंपल इस तरीके का मतलब मॉलिक्यूल है, मतलब इस तरीके इमेजिन कर लो, एक एडिनोसिन है, उस पर 3 फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ATP, ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से 3 फॉस्फेट जो है अटैच रहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ATP बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपन ये बात कर रहे हैं ना अब तक अपन बात करें कि हाँ देखो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हाँ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
कहाँ है ये एनर्जी है कहाँ, एक्चुअल में कहाँ है ये एनर्जी, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर देखो फूड में एनर्जी होती है ना, तो फूड, चलो फूड भी हमने ब्रेक डाउन कर लिया, फिर उससे अपन को मिला सपोज ग्लूकोज से भी अपन ने ब्रेक डाउन कर लिया, सपोज अपन को मिल गया एटीपी, चलो एटीपी की बात करते हैं, ठीक है। तो कहाँ है वो एटीपी, है कहाँ, मतलब उस एटीपी में एनर्जी है कहाँ, ठीक है ना, क्लियर सबको। एटीपी तो हमारे पास आ गया, पर वो एनर्जी कहाँ है, वेयर इज दैट एनर्जी, ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लो, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी सेल को कहीं किसी वर्क के लिए एनर्जी को खर्च करना है, ठीक है, जैसे पैसा होता है ना, करेंसी का मतलब क्या होता है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसे खर्च कर सकते हो, ठीक है। समझा रहे सबको, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसको खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये एज ए एनर्जी करेंसी है, जब भी एनर्जी को, मतलब जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोचोगे आपके मन में अगर अभी मतलब, क्योंकि देखो आप छोटे बच्चों, आपके मन में 1000 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, अच्छी बात है, क्वेश्चन आना अच्छी बात है। साइंस में तो बेसिकली क्वेश्चन हमें आने चाहिए, मतलब हमें जो जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है ना, हाईली क्रिएटिव होना चाहिए, जिज्ञासु हमें होना चाहिए, क्वेश्चन हमारे अंदर आने चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उल क्वेश्चन आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्वेश्चन आने चाहिए बस, ठीक है ना, आपके माइंड में सवाल उठने चाहिए, समझ में आ रहा है सबको। तो देखो करेंसी का मतलब क्या है, जब भी सेल के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि सेल को कहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्या कर रहा है सेल, सेल को कहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो देखो सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ही हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, क्लियर है। हम सेल की तो बने हुए, तो जो सेल को एनर्जी चाहिए वही तो एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे देखो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद देखो आपके बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना होता है, ठीक है। बेसिकली कोई भी देखो पूरे मेटाबॉलिज्म में, मतलब चाहे कोई कंपाउंड ब्रेक करना हो, चाहे किसी कंपाउंड का सिंथेसिस करना हो, बेसिकली कुछ भी प्रोसेस में देखो एनर्जी तो चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है, बिना एनर्जी की कोई चीज हिल नहीं सकती कोई चीज, ठीक है ना। ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है, फिजिक्स का बेसिक सा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा सबको। तो एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। अब वो जब भी एनर्जी खर्च करनी होती है तो वहां पे यूटिलाइज होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो होता क्या है, देखो तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो एनर्जी है वो एनर्जी है कहाँ, देखो एनर्जी इज स्टोर्ड in the phosphate bonds, ठीक है ना, with adenosine, ठीक है। यहां पे देखो अब जो अपन बात करें कि देखो एनर्जी है कहाँ, एडिनोसिन के साथ जो 3 फॉस्फेट बॉन्ड अटैच है ना, तो देखो एनर्जी एक्चुअल में वहां पे स्टोर्ड है। ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये 3 कोई मामूली बॉन्ड नहीं है, दीज आर द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। देखो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ऐसी बात नहीं है, बॉन्ड बनना मजाक नहीं है, बॉन्ड जब बनता है ना तब एनर्जी चाहिए होती है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, बेसिकली एनर्जी का रोल है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। अगर कोई बॉन्ड, जैसे कोई कंपाउंड के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें बॉन्ड को फॉर्म होने में अगर एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड, 2 कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म करके आपस में आ रहे हैं, तो जब वो ब्रेक होंगे तब एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। अगर किसी चीज को बनने में एनर्जी लगी है ना, तो उस चीज को टूटने में भी एनर्जी रिलीज होगी, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्म होने में अगर एनर्जी यूटिलाइज हुई थी, तो बॉन्ड ब्रेक होने में वो एनर्जी रिलीज भी होगी, मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ जाएगी, फिर वो एनर्जी वहां पे स्टोर्ड है, बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर्ड है वो, ठीक है। तो जब भी वो ब्रेक होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है, इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है ना। एक्चुअल में वो एनर्जी, फाइनली वो एनर्जी कहाँ है, वो एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एटीपी जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, होता क्या है कि मैंने क्या बोला, 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना, 3 मतलब इसके बाद 2 बार चांस है एनर्जी को रिलीज करने का, 2 बार चांस है। कैसे, देखो जब भी एनर्जी की रिलीज रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें से एक, मतलब
3 फॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं अपन, जैसे सपोज ये ATP है, ठीक है ना, ATP, समझ में आया सबको। अब देखो जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या रिलीज होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक के पास 2 फॉस्फेट बन जाएंगे। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, क्लियर है सबको। फिर जब देखो वापस, अब देखो इसके पास 2 फॉस्फेट बचे हैं, अभी यहाँ से इसने एनर्जी दी है, ठीक है, अभी ATP कंडीशन में यहाँ से अभी इसने एनर्जी दी थी, ठीक है। मैंने क्या बोला, एनर्जी कब रिलीज हो रही है, जब फॉस्फेट निकल रहा है, मतलब 3 फॉस्फेट है उसके पास में, तो जब फॉस्फेट निकल जाएगा तो एनर्जी भी निकल जाएगी, ठीक है। तो जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो हम फॉस्फेट को निकाल देते हैं तो एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फॉस्फेट निकल गया, इसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बच गया पीछे, 2 ATP, मतलब है ना, एक एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट। अब देखो अभी भी ये एनर्जी दे सकता है, अभी भी ये एनर्जी दे सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक एडिनोसिन के साथ 1 फॉस्फेट और ये वापस निकल गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना, क्लियर है। एनर्जी तो यहाँ से भी रिलीज हुई थी और यहाँ से भी रिलीज हुई थी, ठीक है, एनर्जी तो यहाँ से भी रिलीज हुई थी, यहाँ से भी रिलीज हुई थी। यहाँ पे 1 फॉस्फेट निकला, 2 बचे, फिर यहाँ से 1 निकला और 1 बचा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उस 1 को भी निकाल दो, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब उस 1 को अगर, क्योंकि देखो अपन को वापस ये ऐसा नहीं है, ये पूरा साइक्लिकल होता है। ये जो ATP बना है ना, ये कहाँ से बना है, ये इससे बना है, ठीक है। ये वापस जाके अब 2 फॉस्फेट इसके बाद जुड़ जाएंगे तो फिर वो बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अभी अगर अपन इसको उड़ा देंगे, इस फॉस्फेट को भी उड़ा देंगे, तो फिर अपन को वापस वो बनाने में फिर वापस जो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए अपन जो है यहाँ तक ही रुक जाते हैं। अब इनका नाम क्या है, सिंपल देख लेते हैं। इसका नाम तो ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। और यहाँ पे कितने फॉस्फेट, एक ही तो फॉस्फेट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को एनर्जी मिलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल गया तो ADP बन गया, ADP में से एक फॉस्फेट निकल गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। तो इस तरीके से अपन को एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेल को जितनी भी जो एनर्जी चाहिए होती है ना, इस तरीके से मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात देखो, एक और इसके लिए लिख लो पॉइंट, देखो एक और पॉइंट लिख लो इसके लिए। नेक्स्ट देखो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये ATP से रिलेटेड है, अपन यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, ये इधर यहाँ पे अपन ATP से रिलेटेड। देखो अब आप सोच रहे होंगे सर बीच में आपने इसके अंदर जो एक रेड सा बना रखा है, इसके बारे में तो आपने बात ही नहीं की, ये क्या चीज है, ठीक है। मैंने बना रखा है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मीनिंग है। देखो ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं सर्कुलर DNA, सर्कुलर DNA, ठीक है, सर्कुलर DNA। अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने जिस ऑर्गेनल की अपन स्टडी करने वाले हैं, क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना सेल का ऑर्गेनल, मतलब एक तरफ से ये फॉरेन ऑर्गेनल है। आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, बट हाँ ये साइंटिस्ट का मानना है, ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो आज अपन को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ये कभी हमारा ऑर्गेनल, शुरू से हमारा ऑर्गेनल था नहीं है, शुरू से कभी हमारा ऑर्गेनल नहीं था ये बाद में हमारे सेल के अंदर, मतलब हमारे कभी देखो कभी ऐसा रहा होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा कभी, मतलब बैक्टीरिया। क्योंकि देखो बहुत सारे सबूत है हमारे पास, बहुत सारे गवाह है हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस है दैट इट इज नॉट अवर सेल ऑर्गेनल, इट इज एक्चुअली इट वाज अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये खुद एक अपने आप में लिविंग ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया जैसे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, कभी ऐसा हुआ होगा कि देखो कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई सेल होगी, मतलब है ना, कोई सेल होगी जिसने, मतलब लार्जर सेल होगी जिसने इसको इनगल्फ कर लिया होगा, ठीक है। अपन जानते हैं ना, देखो मतलब दो हेटेरोट्रोपिक होते हैं और ऑटोट्रोपिक होते हैं, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म रहते थे पहले। हेटेरोट्रोपिक वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते थे, और ऑटोट्रोपिक वो जो कि मतलब है ना ऑटोट्रोपिक वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि ये इस ऑर्गेनिज्म को कभी किसी सेल ने इनगल्फ कर लिया होगा, मतलब किसी यूनिसेलुलर ने इनगल्फ कर लिया होगा, मगर वहां पे उसको उसने डाइजेस्ट नहीं किया, ठीक है। तब से ये क्या कर रहा है, एज ए सिम्बायोटिक, मतलब एज ए सिम्बायोसिस करके रह रहा है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, अपन दोनों का फायदा, तो अपन क्यों एक दूसरे का नुकसान करें, इसको अपन बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। थोड़ी मदद मैं करूंगा तेरी, थोड़ी तू मदद करना मेरी, तो अपन इस तरीके से दोनों मिलकर साथ में रहेंगे।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मदद मिली, माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले एक नेसेंट एक नेकेड ऑर्गेनिज्म था जिसको कोई भी कंज्यूम कर लेता था, अब इसको प्रोटेक्शन मिल गई। अब ये देखो इसको प्रोटेक्ट हो गया ये, अब इसको कोई कंज्यूम नहीं करता, मतलब क्योंकि अब तो ये सेल के अंदर रहता है ना, ठीक है। तो बदले में सेल को क्या मिल रहा है, बदले में सेल को मिल रही है एनर्जी, अब इसको सेल को एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, देखो इसने बोला कि देखो एक काम कर, मैं तू मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, मैं देखो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। क्लियर है सबको, दोनों का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा तो काम ही है एनर्जी प्रोटेक्शन करना, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब आप बोलोगे देखो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं ठीक है ना, इसके बहुत सारे एविडेंसेस है। पहली बात तो देखो इसका शेप साइज स्ट्रक्चर तीनों की तीनों सब किससे मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं। दूसरी बात देखो ये जो है, देखो दूसरी बात ये है कि ये इसके पास आज भी अपना डीएनए, अपना खुद का डीएनए। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी अपना सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जब भी अपना सेल डिवाइड करता है तो देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस का मतलब जो क्रोमोसोम से वो सब डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस तो चले जाता है, बट जो सेल है तो सेल के अंदर पहले क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं आपस में, फिर सेल बीच में से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात ये कि उसके बाद देखो सारे ऑर्गेनल्स धीरे धीरे फॉर्म होने लगते हैं, है ना। पहले जब सेल डिवाइड होता है, फिर जब नया सेल बनता है, तब धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म होने लगते हैं। इसको अपन हायर क्लास में पढ़ेंगे वैसे, है ना, टेंशन मत लो। बट देखो मेन बात ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये फॉर्म नहीं होता है, ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे इसको लगता है कि हाँ देखो सेल जो है वो डिवाइड करने वाला है, तो ये भी फटाफट अपना डीएनए डुप्लीकेट करने लग जाता है, कॉपी करने लग जाता है, और फिर ये डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो जब बाकी सेल ऑर्गेनल है, बाकी सेल ऑर्गेनल भी तो सेल के डिवाइड होने के बाद आ रहे ना, तो इसको क्या पड़ी है अपना डीएनए रखने की। इसने क्यों अपना डीएनए रख रखा है, ये भी मतलब ये भी बन जाता ना, पर नहीं बनता, ये नहीं बनता है, ये डिवाइड करता है, ये बोलता नहीं मैं तो खुद डिवाइड करूंगा, मैं तो खुद का डीएनए रखूंगा अपना, ठीक है। इसको बहुत बोला कि देखो अपना सेल, अपना जब एक सेल से तुम जिस सेल में रह रहे हो तो बाकी ऑर्गेनल के पास तो डीएनए नहीं है, तुमने क्यों रख रखा डीएनए अपना। तो देखो किसी की उसकी पहचान जो है ना वो डीएनए ही है, अगर वो डीएनए हटा देगा तो उसकी पहचान क्या रह जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो ये इसने डीएनए अपने पास रख रखा है आज भी, और वो भी सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर क्यों भाई, सर्कुलर क्यों, सर्कुलर क्योंकि सर्कुलर ही ये जो होता है ना बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है, ठीक है। तो सेम वो इसने डीएनए रख रखा है। तो देखो सारे सबूत, सारे एविडेंसेस हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं दैट इट इज नॉट अवर सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। दूसरी बात मतलब एक और बात, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया कभी फॉर्म नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया कभी फॉर्म नहीं होता है। जैसे ये हमारे बाकी ऑर्गेनल तो फॉर्म होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो रहा है, गोल्जी बॉडी फॉर्म हो रही है, वैक्यूल वगैरह ये सब, लाइसोसोम वगैरह सब फॉर्म हो रहे हैं, ये फॉर्म नहीं होता है। तो ये क्या स्पेशल है क्या, ये क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट आवर सेल ऑर्गेनल, ये हमारा सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये हमारे सेल में रहता है, ठीक है नहीं हमारा ऑर्गेनल। तो ये आता कहाँ से, ये बेसिकली डिवाइड करके आता है, ठीक है। जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया जो हम देख रहे हैं ना, बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आए, डिवाइड करके आए, और हमें मतलब मदर से मिलते हैं सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे आपके जेनेटिक्स में आएगा ये चीज। फिलहाल के लिए हमारे ये बात ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द देखो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि पहली बात तो खुद का डीएनए है, दूसरी बात खुद के प्रोटीन ये खुद बनाता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है ना, बिकॉज इट कंटेन सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। क्लियर है सबको। अब देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये जब भी अपन ने जो बात करी है सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऐसे कहती है कि ये जो ऑर्गेनल है ये हमारा ऑर्गेनल नहीं है, ये कभी एक अलग सा ऑर्गेनल हुआ करता था जो हमारे सेल के अंदर आके आज रहने लग गया है। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, ठीक है ना, क्लियर है सबको, ओके चलिए ठीक है। अभी इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी प्लास्टिड, ठीक है, ओके चलो। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनदर सेल ऑर्गेनल विच इज प्लास्टिड, ठीक है ना, क्लियर है, प्लास्टिड। अब देखो तो प्लास्टिड इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिड इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द
प्लांट सेल, ठीक है ना, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट सिंपल पॉइंट है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल में ही ये पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है सबको। सेकंड पॉइंट देखो, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यहां तक कॉमन है, ठीक है ना, यहां तक सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ओके। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्लास्टिड के कितने टाइप्स है, ठीक है। तो अब देखो अपन प्लास्टिड को डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में, ठीक है। किस तरीके से, देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब देखो कुछ प्लास्टिड में पिगमेंट्स होते हैं और कुछ प्लास्टिड में पिगमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स के बेस पे अपन प्लास्टिड को दो पार्ट में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन, फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। देखो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट में जो सेल ऑर्गन, अगर अपन बात करें पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल से पॉइंट है, पिगमेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है, पिगमेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। अब देखो तो पिगमेंट्स एब्सेंट है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि देखो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देखो जो भी अपन को कलर दिखाई देता है ना, बेसिकली जो भी कलर दिखाई देता है अपन को किसकी वजह से दिखाई देते हैं, पिगमेंट्स की वजह से दिखाई देते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा जब अपन सेकंड टाइप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि जो कलर है, कलर अपन को किस वजह से शो होते हैं, पिगमेंट की वजह से। तो अगर पिगमेंट है तो वो कलर होगा, उसका कुछ पिगमेंट नहीं है तो कलर नहीं होगा, क्लियर है सबको। तो इसमें पिगमेंट्स है क्या, नहीं है ना पिगमेंट्स, तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। सो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कलरलेस है, ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट नहीं है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट की जगह अगर अपन बोल देते ऑयल्स, स्टार्च एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या स्टोर करते हैं, इनका काम क्या है, स्टोरेज करना। किसका स्टोरेज करना, ऑयल्स का, प्रोटीन्स का और स्टार्च का स्टोरेज करना, ठीक है ना, क्लियर सबको। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टोरेज, यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। देखो एक मिनट यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसमें लिख दो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स के बेस पे अपन यहाँ पे इसको डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वापस यहाँ पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन के बेस पे अब यहाँ पे अपन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स कर सकते हैं इस पे अपन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज टाइप, ठीक है। क्या स्टोर कर रहा है, देखो ये स्टोर तो कर रहा है, मगर क्या स्टोर कर रहा है, उसके बेस पे अपन इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर सबको। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज एलियोप्लास्ट, एंड थर्ड इज
एल्यूरोप्लास्ट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट भी इसको बोल देते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है सबको? 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, कौन कौन से, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, जिसको अपन प्रोटीनोप्लास्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट विच इज अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट देखो, अब देखो अपन जानते हैं स्टार्च जो है, स्टार्च किससे फॉर्म होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से फॉर्म होता है ना स्टार्च। स्टार्च इज फॉर्म्ड बाय 2 मोनोमेरिक यूनिट विच इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जब आप हायर क्लास में जाओगे बायोमोलिक्यूल्स में, आपके चैप्टर में इसको अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल क्या अपन समझ सकते हैं, अमाइलोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च होता है। सेकेंड देखो इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, ठीक है ना, ऑयल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज ऑफ ऑयल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, सॉरी, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो ये सिंपल से पॉइंट है, अपन को ध्यान रखना ही है। अमाइलोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इलियोप्लास्ट फॉर ऑयल्स एंड एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ तक अपना बस इतना ही है। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है ना। अपन ने ल्यूकोप्लास्ट की यहाँ पे बात कर ली, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। फटाफट एक बार अपन देख लेते हैं, इसको आप पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, बेसिक सा, ठीक है। ठीक है ना। अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, अब देखो अपन बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में नाम में ही क्रोमो है, क्रोमो का मतलब ही कलर्ड होता है, ठीक है ना। तो सिंपल हमने यहाँ पे भी लिख रखा है कि क्रोमोप्लास्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स की वजह से क्या हो जाएगा, कलरफुल, ठीक है। बेसिकली देखो मैं आपको बता रहा था कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो भी कलर, देखो जो भी कलर होते हैं ना, बेसिकली ये कलर किसकी वजह से होते हैं, पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो है, जो भी उसका मतलब आपका केमिस्ट्री वाला पढ़ा था वहाँ पे, कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो है आगे फॉरवर्ड होते हैं, और फिर एक जो है फोटोन रिलीज कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी गैप, ठीक है। और फिर जो है अपन को दिखता है वो, मतलब क्लियर समझ आ रहा है सबको। तो कुल मिला के जो अपन को जितने भी कलर शो होते हैं ना, ये जो कलर शो हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भी एनिमल आपको, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको जिस कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो क्यों कलर दिख रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे पिगमेंट है। हमारी बात करें तो हमारा जो स्किन टोन है, हमारा स्किन टोन क्यों है, ये भी पिगमेंट की वजह से, इसका नाम क्या है, मेलानिन पिगमेंट है। मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारा जो है पूरे ह्यूमन का स्किन टोन जो है अलग अलग वेरी करता है। तो बेसिकली कलर कौन दे रहा है, पिगमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी पिगमेंट्स कलर देते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर सबको? अब देखो जिसमें मेन जो होता है, अपन बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के। एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये अपन को थोड़ा सा मेन डिस्कस करना है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पहले अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब ये पर एक सिंपल सा एक रफ जो है बना रहे अपन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो फर्स्ट तो था न्यूक्लियस, सेकंड था माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज दिस मतलब क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली प्लास्टिड ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो ठीक है ना, आप समझ सकते हो ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले देखो इसके अपन एक बार स्ट्रक्चर का थोड़ा सा लेबलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
फिर देखो सेंट्रल वाले पार्ट की बात करें, इसको अपन क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा, ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। फिर देखो अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीके के, ठीक है, जो डिस्क लाइक आपको जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। इन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे ग्रेना, ठीक है, ग्रेना। ग्रेना क्या हो गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर एज ए होल प्लूरल है, मतलब ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल अगर अपन बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, ग्रेना। और अगर अपन किसी एक स्टैक की बात करेंगे तो ये जो एक स्टैक है ना, एक स्टैक को अपन बोलेंगे ग्रेनम, सिंगुलर फॉर्म, ग्रेनम, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रोमा ये पूरा सेंट्रल मैट्रिक्स हो गया, ग्रेना ये पूरा जो है, अगर अपन इस पूरे की बात करें तो ग्रेना बोलेंगे जो कि प्लूरल फॉर्म है, और अगर एक स्टैक की बात करेंगे तो ग्रेनम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो एक एक जो इंडिविजुअल डिस्क है ना, एक इंडिविजुअल डिस्क, ये एक इंडिविजुअल डिस्क कहलाएगी थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, ठीक है, ये एक एक डिस्क क्या कहलाएगी, थाइलेकोइड कहलाएगी। तो ये भी थाइलेकोइड, 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 थाइलेकोइड की डिस्क होती है, ठीक है। तो इस एक एक थाइलेकोइड की डिस्क, फिर इस टैग को अपन बोलेंगे ग्रेनम, पूरे को अपन बोलेंगे ग्रेना, मैट्रिक्स को बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये जो कनेक्टेड है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, क्लियर सबको, स्ट्रोमा लैमेली, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना। तो ये अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी अपन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी जो है अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें भी अपना खुद का डीएनए जो है प्रेजेंट होता है, सेमी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये भी सेम वही वाली कहानी है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कभी एक ऑटोट्रॉप था, फिर ये आज सिम्बायोसिस करके जो है प्लांट सेल में रहता है ना, समझ में आ रहा सबको, क्योंकि इसके पास भी एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए है जो कि खुद डिवाइड करता है। फिर देखो क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो पिगमेंट होता है, मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो मेन पिगमेंट है कौन सा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल। सेकेंड पॉइंट, गिव्स ग्रीन कलर, गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स, क्लियर है। मैंने क्या बोला आपको, देखो जितने भी प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आपको कलर शो हो रहा है ना, बेसिकली वो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से, ठीक है। तो सेम ऐसी प्लांट में जो अपन को ग्रीन कलर शो होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कॉजेस और इम्पार्ट्स द ग्रीन कलर इन द प्लांट्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है। फिर देखो इसका मेन जो है, मेन वर्क क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अपन जानते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हमारे जो जितना भी फूड जो है बायोस्फीयर में जो फिक्स होता है वो सब फोटोसिंथेसिस की वजह से ही होता है, ठीक है ना, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी previously a single individual autotrophic organism which is now living as symbiosis, ठीक है। तो सेम ये भी देखो, इसमें भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना, क्लियर है, सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें भी सर्कुलर डीएनए, ठीक है, इसमें भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो उस वजह से ये भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रॉपर्टी है डिवाइड करने वाली, उस वो प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, क्लियर सबको। बस यहाँ तक का बेसिक इतना ही है, ठीक है ना, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये अपना हो चुका है। इसको देखो ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो चुका है, इसको अपन जो नेक्स्ट है फिर अपन इसको और डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब प्रॉपर 11 क्लास आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे अपन इसकी और बातें करेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ अभी अपन डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके लेवल पे नहीं है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट इसको अपन का बात करेंगे 11 क्लास में, ठीक है ना, क्लियर सबको।
ओके चलो गुड बाय, ठीक है ना।